नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जोगिंदर पटियाल। तापमान घट रहा है, कोहरा बढ़ रहा है, साथ ही लोगों की मुसीबत भी। दिल्ली में 30 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई, 100 से ज्यादा लेट चल रही हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने अपने सिस्टम में क्या सुधार किया? 14 घंटे फ्लाइट में इंतजार करने वाली पब्लिक को लेकर डीजीसीए ने क्या नई गाइडलाइंस जारी की? कॉलिंग कार्ड में आज एक एक डिटेल बताएंगे। आपके लिए हर एक जाननी जरूरी है। डिटेल तो उन सरकारी कर्मचारियों की भी देंगे आपको जिन्हें 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। राजस्थान में सरकार बदली, लेकिन सरकारी बस कर्मचारियों की किस्मत कब बदलेगी? सवाल 30,000 कर्मचारियों का है। आज एक्सक्लूसिव में भजनलाल सरकार को जगाएंगे। नींद तो उन नेताओं की भी खुली है जो सीट शेयरिंग के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव के लिए अलायंस कर लिया, मगर पंजाब में क्या परेशानी है? अलायंस की किचकिच वहां कब सुलझेगी भी या नहीं? सिग्नेचर स्टोरी में यही बताएंगे पूरे विस्तार से। छोरा गंगा किनारे वाला अब सरयू किनारे वाला बन गया है। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 15 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। क्या अयोध्या में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं? कितने बिल्डर अयोध्या पहुंच गए? फैक्ट फाइंडिंग में ये सब दिखाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में कल हमने आपको मुसाफिरों की मुसीबत दिखाई थी। कड़ाके की सर्दी के बीच हवाई सफर लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, और तकलीफ इस बात की भी है कि ये परेशानी अगले 2-3 दिन और रहने वाली है। वैसे सड़क और रेल से यात्रा करने वाले सोचते होंगे कि हवाई जहाज से जाने वालों का बढ़िया है यार, मजे से जाते हैं, आराम से उड़कर पहुंच जाएंगे, यहां जाना हो या वहां जाना हो। लेकिन आजकल हवाई सफर करने वालों का सबसे बुरा हाल है। रेलगाड़ियां तो फिर रेंगते रुकते कहीं ना कहीं अटकते हुए पहुंच ही जाती हैं अपनी मंजिल पर, लेकिन मौसम की मार से देश के दर्जनों हवाई अड्डे, फ्लाइट्स वहां पर रनवे से हिल नहीं रही हैं, लगातार कैंसिल हो रही हैं, और पैसेंजर्स की प्रॉब्लम में इजाफा। महंगे टिकट खरीदने के बाद भी लोग सिरदर्द मौसम में एयरपोर्ट पर खड़े खड़े इस तरह से लगते हैं, इस तरह से इंतजार करना पड़ता है, इस तरह से धक्के खाने पड़ते हैं जैसे एयरपोर्ट नहीं बस अड्डा हो। चंडीगढ़ की ज्योति को न्यूयॉर्क जाना था। कोहरे से जूझते हुए ज्योति तो किसी तरह मोहाली के एयरपोर्ट पर पहुंच गई, लेकिन जिस फ्लाइट को अमेरिका जाना था वो 48 घंटे में 2 बार कैंसिल हो गई। मेरी 2 इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं कल से लेकर। कल सुबह एक थी, एक आज सुबह थी, दोनों कैंसिल हो गई। फिर हमने इमरजेंसी में विस्तारा की कराई। ये वाली बहुत एक्सपेंसिव मिली लास्ट मोमेंट में। फ्लाइट लेट है या कैंसिल हो गई, एयरलाइंस इस बात की सूचना पहले ही मुसाफिरों को दे देता है, तो ज्योति जैसे हजारों यात्रियों को इस भीषण सर्दी में हवाई अड्डे की खाक छाननी नहीं पड़ती। करनाल से आए हरविंदर सिंह को कनाडा जाना था, लेकिन फ्लाइट तो छोड़िए, वो एयरपोर्ट पर एक कप चाय के लिए भी मुहाल हो गए। अभी यहाँ हम घूम रहे हैं पागलों की तरह, कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं, कोई पूछ नहीं रहा यहाँ पे। इससे अच्छा तो कलकत्ता का बस स्टैंड है यार, कम से कम चाय तो देते हैं वो। ये तो बकवास है ये। अगर सर्दी में परेशान है, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, घर भी नहीं जा सकते हैं, और इधर कोई रहने का ठिकाना नहीं है। रीजन कोई नहीं बताया उन्होंने, बस सॉरी कहा एक बारी। कतर से अरविंद चौहान छुट्टी मनाने निकले थे, लेकिन दिल्ली उतरते ही कोहरे के कुचक्र में ऐसे फंसे कि बनारस तक जाना मुश्किल हो गया। रही सही कसर एयरलाइंस कंपनी ने पूरी कर दी, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। इधर फ्लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर क्या करेगा? ये लोग बोलता है कल का मैं टिकट देता हूँ, बोले कि क्लियर, मैं बोला क्लियर है, कहता नहीं क्लियर नहीं है कोई, तो मैं तो बनवा लिया कल के लिए, नहीं होगा तो मैं बस से जाएगा, कोई क्लियर नहीं बताता है लोग। कोहरा और धुंध कम होने का नाम नहीं ले रहे। देश भर में करीब 15 हवाई अड्डों पर उड़ानें प्रभावित हो रही है। 6 हवाई अड्डों पर जीरो विजिबिलिटी है। सबसे बुरा हाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। 17 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी
30 फ्लाइट्स को उड़ान भरने में घंटों देरी हुई। लेकिन हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें अभी भी खत्म होने वाली नहीं हैं, क्योंकि मौसम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। तापमान या मौसम में अचानक किसी बदलाव की फिलहाल उम्मीद नहीं है। अभी दिल्ली और उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा है। हो सकता है कि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो, लेकिन दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में कोहरा अभी जारी रहेगा। हरियाणा और पंजाब में और ज्यादा सर्दी हो सकती है। मौसम पर किसी का जोर नहीं चलता। कोहरा घना हो, सामने कुछ दिखाई न दे तो जाहिर सी बात है फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों में मुश्किल होती है। लेकिन हवाई सफर के नाम पर भारी भरकम रकम वसूलने वाली एयरलाइंस कंपनियां मौसम का बहाना बनाकर पहले तो कई घंटे फ्लाइट्स लेट का बहाना बनाती हैं और फिर अचानक उड़ान ही रद्द कर दी जाती है, बिना इस बात की परवाह किए कि सफर पर निकले मुसाफिर एयरपोर्ट पर किस हाल में रहेंगे। उन्हीं में से किसी मुसाफिर के सब्र का पैमाना छलक जाता है तो फ्लाइट में कैप्टन से हाथापाई करने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। एयरलाइन ऑपरेटर्स ने मुसाफिरों को कैसे मुफलिसी में छोड़ रखा है, इसकी एक तस्वीर कल भी हमने आपको दिखाई थी। मुंबई में मुसाफिर बे एरिया में बैठे हुए और खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठे खाना खा रहे थे। वो तस्वीर देखने के बाद सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी सुध ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देर रात बैठक बुलाई, अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ, मुसाफिरों को फ्लाइट के पास खुला छोड़ देने के लिए इंडिगो एयरलाइंस को और मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट को 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है। अगर फ्लाइट लेट थी तो पैसेंजर्स के ठहरने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जवाब देने की डेडलाइन आज की है, लेकिन अब तक ना तो इंडिगो का कोई जवाब आया है और ना ही मुंबई एयरपोर्ट ने कोई सफाई दी है। जवाब जो भी आएगा वो पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सामने हम जरूर लाएंगे। खैर, ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि इसी तरह की तस्वीरों ने के आधार पर फ्लाइट लेट होने की सूरत में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। ये क्या कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये आपके काम की जानकारी है। अगर फ्लाइट 2 से 4 घंटे लेट हो तो एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आपकी उड़ान 6 से ज्यादा घंटे लेट हो जाती है तो फिर शेड्यूल से 24 घंटे पहले यात्रियों को बताना होगा। इस सिचुएशन में यात्री को दूसरी फ्लाइट या रिफंड मांगने का अधिकार होगा। अगर रात 8 बजे का प्लेन पकड़ना है लेकिन सुबह 3 बजे तक डिले हो गया तो फिर पैसेंजर के ठहरने का इंतजाम करना होगा और वो भी अपनी जेब से करेगी एयरलाइंस कंपनी। ये तो बात हुई फ्लाइट की देरी की, लेकिन अगर उड़ान रद्द हो जाती है तो क्या होगा? नए नियम क्या कहते हैं इस बारे में? नए नियम कहते हैं एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को सूचित करना जरूरी होगा। उड़ान से 24 घंटे पहले यात्री को सूचित किया जाना चाहिए। दूसरी फ्लाइट या फुल रिफंड मांगना यात्री का अधिकार होगा। अगर एयरलाइंस ने कैंसलेशन की जानकारी नहीं दी तो यात्री फुल रिफंड के साथ साथ मुआवजे का भी हकदार होगा। SOP is a very welcome move forward, but I don't think it is enough. I think as a मंत्री जी भी अगर 2-4 घंटे में उन्होंने जो एक्शन लिया वो बहुत अच्छा है, बट ये हर साल की कहानी है। तो आई थिंक इनको एक छोटी कोई कमेटी बैठानी चाहिए जो और कॉन्क्रीट SOPs निकाले, नॉट ओनली फॉर नाउ, दिस इज ओनली फॉर टू सॉल्व मे बी these 2-3 days problem, but this is year on year problem. To solve that they need expert committee who can come up with concrete further plans of how to reduce frustration of the passengers. मैदानी इलाके कोहरे की मार झेल रहे हैं और पहाड़ सूखे की। कश्मीर में अब तक बर्फबारी हो जाती थी, लोग जाते थे, मजे लेते थे, लेकिन इस बार नौबत सूखे की है। आपको सुनकर लग रहा होगा अजीब बात बता रहे हैं। घाटी में कई बड़ी नदियों का जल स्तर तेजी से घटने लगा है। कई नदियां सूखकर नाले जैसी दिखने लगी हैं।
पीने के पानी का संकट भी घाटी पर मंडराने लगा है। खासकर गांदरबल, कुलगाम और लद्दाख के कई इलाकों में सूखा पड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। साइंटिस्ट इसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देख रहे हैं। झेलम नदी कश्मीर की लाइफलाइन मानी जाती है। 115 सालों में पहली बार झेलम नदी का जलस्तर रिकॉर्ड तौर पर घटा है। बहुत कमी आई है उसमें। झेलम का पानी न्यूनतम स्तर से 1 मीटर नीचे चला गया है। इससे आने वाले दिनों में घाटी में पानी की किल्लत हो सकती है। कुलगाम से बहने वाला विशाब नाला सूखने की कगार पर आ गया है। फसल के लिए भी किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही। ये पूरे कश्मीर घाटी की तरफ पानी बढ़ाता है और अगर देखा जाए यही कम हो रहा है तो आगे जाके मुझे लगता है वाटर क्राइसिस हो जाएंगी। जब बर्फ नहीं पड़ेगा पेड़ भी सूख जाएंगे, इंसान भी बीमार हो रहे हैं। जो काम हम मार्च अप्रैल में कर रहे थे वो काम आज करना पड़ता है। बर्फ ना गिरने की वजह से पानी बहुत कम हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में फसल की पैदावार नहीं होगी। हमारा अभी इरिगेशन सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसलिए हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बट अगर सेम सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो आने वाले दिनों में हमें इसके ऊपर एग्रीकल्चर वालों के साथ मिल बैठ के एक विचार करना पड़ेगा। अगर ये ड्राई स्पेल कंटिन्यू करता है तो नेचुरली आगे जाके हमें और दिक्कत भी होगी। पीने के पानी में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है हमें। हाँ, सप्लाई आवर्स हमारे ज़रूर कम हो गए हैं और उससे लोगों को और मुश्किलात आ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय झेलम का जल स्तर जो न्यूनतम है उससे तकरीबन 1 मीटर नीचे चला गया है, जिसके कारण आने वाले दिनों में पूरी कश्मीर घाटी में न सिर्फ सिंचाई का संकट पैदा होगा बल्कि जल आपूर्ति यानी पीने के पानी और बिजली की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ेगा। और आने वाले दिनों के लिए लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी जल शक्ति विभाग ने लोगों को कम से कम घरों में पीने का पानी स्टोर करके रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर यही हाल बना रहा तो आने वाले दिनों में किसी भी समय घरों के लिए जल की आपूर्ति रुक सकती है। इन दिनों घाटी में वैसे कड़ाके की सर्दी पड़ती है। क्लाइमेट चेंज का असर यह है कि कश्मीर का तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इस बार घाटी में कब बर्फबारी होगी और इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है? जिस रेट से ग्लेशियर्स श्रिंक कर रहे हैं ऑलरेडी, इसमें और जो है तेज़ी आएगी क्योंकि आपका स्नोफॉल हुआ नहीं है और तो और रैपिडली जो है ग्लेशियर्स वगैरह आपका श्रिंक कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है आपका एक मसला बन सकता है। इस तरह एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को ये हिट कर सकता है। टूरिज्म को जो है ऑलरेडी हिट कर। इस टाइप के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये ओवर द ईयर्स बढ़ रहे हैं और आने वाले सालों में भी ये बढ़ सकता है। मौसम से हाल इतना बुरा है कि आप शायद सुनकर यकीन नहीं मानेंगे। मंगलवार को एक ट्रेन को गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचने में 7-8 घंटे लग गए। रास्ता बेशक 15 मिनट या 20 मिनट का था, लेकिन धुंध के कारण पटरी पर फैली रेलगाड़ियों की कंजेशन के कारण ऐसा जाम हुआ कि ट्रेन को गाजियाबाद से दिल्ली बढ़ने में घंटों इंतजार करना पड़ा। यही हाल प्लेन के मुसाफिरों का भी है। हमारा सिर्फ यही कहना है, अगर किराया पूरा वसूला जाता है, सरचार्ज लगता है, टैक्स वसूला जाता है, तो फिर सर्विस भी बढ़िया होनी चाहिए। 1-2 घंटे की देरी समझी जा सकती है, लेकिन पूरा दिन ही खराब हो जाए तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट में चिंता के साथ साथ सरकारों को आगाह करना भी बनता है और ये काम हम हमेशा करते रहेंगे। खैर, कोहरा तो देर सवेर छंट ही जाएगा, लेकिन राजस्थान में सरकारी मुलाजमों की सैलरी पर लगा ग्रहण कब हटेगा? सवाल इसलिए क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों को 2-3 महीने तक सैलरी नहीं मिली। अटकी क्यों हुई है राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी? मसला 30,000 परिवारों की रोजी रोटी का है। बिना तनख्वाह घरों का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है और ये परिवार क्या क्या दिक्कतें झेल रहे हैं, आज भजनलाल सरकार को रोडवेज कर्मचारियों का ये दर्द दिखाना है और इसका निदान भी करवाना है। ना कोई शौक है ना शक्ति प्रदर्शन, पापी पेट का सवाल है। घर पर बच्चे बेहाल हैं,
जीना जरूरी है और धरना मजबूरी। सिस्टम की नजर में ये बेजा बवाल हो सकता है। ठंड के मौसम में हीटर वाले रूम में बैठे बाबू इसे नाटक नौटंकी कह सकते हैं, लेकिन साहब प्रदर्शन पर उतरे राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों से पूछिए क्या गुजरती है जब महीनों तनख्वाह नहीं मिलती, घर कैसे चलता है, बच्चों की फीस कैसे जाती है, बूढ़े माँ बाप की दवाई कहां से आती है। ये अहमद खान है, 32 बरस से रोडवेज की बस चला रहे हैं, पक्के मुलाजिम हैं, लेकिन इनकी जिंदगी की गाड़ी हिचकोले क्यों खा रही है। ऐसी स्थिति जो अभी आई है हमारे रोडवेज में कभी हमने नहीं देखी। हम जब मेरा अपॉइंटमेंट अजमेर का है, 1992 में मैं अजमेर डिपो से ज्वाइन किया था, तो उस टाइम हमको एक महीने में 3 सैलरी मिलती थी। मतलब जैसे ओटी आ गया, जीएच आ गया, इंटेंसिव आ गया, तो बहुत अच्छा खाता था हमारा। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है 2-3 साल से, हमें 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है। बच्चे पालने की मुसीबत हो गई है। दूध वाला आता है पैसे लाओ, नहीं भैया तनख्वाह नहीं आई। सामान वाला कहता है पैसे लाओ, तनख्वाह हम देंगे कहाँ से। एक महीना सैलरी ना आए तो बड़े बड़ों का बजट बिगड़ जाता है। अहमद तो अदने से मुलाजिम है। दर्द अहमद का नहीं, बुढ़ापे में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते ये हैं देवीलाल टांक और मोहनलाल तेली। दोनों ने करीब 40 साल तक रोडवेज की सेवा की। सेवानिवृत्त है, बुढ़ापे में पेंशन के लिए दफ्तर दफ्तर भटक रहे हैं। पूछने वाला कोई नहीं है। समस्या तो बहुत सारी है, अपन कर क्या सकते हैं, अब किसको कहना साहब, जब मिलती है तब लेते हैं, अब क्या करें बोलो। बाकी कई समस्या है, अब कोई दूसरी जगह काम करने से करे, अब खर्चा नहीं निकलता वगैरह, अपन क्या करें, बच्चों के फीस वगैरह छोटा मोटा कई समस्या है। रिटायर होने के बाद में हमारे अर्न का कोई साधन है नहीं, विकल्प नहीं। हम केवल ये चीजें मिलने के बाद ही हम सारी परिवार की मतलब सारी वो मैनेज करके चलते हैं। वक्त और लापरवाह व्यवस्था के कोलू में उदयपुर के अहमद, देवीलाल और मोहन तेली ही नहीं पिस रहे। जोधपुर चले आइए, बस स्टैंड पर बैनर पोस्टर के साथ विरोध का सुर बुलंद है। यहाँ भी 3 महीने से रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। इनसे मिलिए, ये श्याम सुंदर हैं, जोधपुर डिपो में कैशियर हैं। इन्हें कितने दिनों से पगार नहीं मिली और घर की क्या हालत है, दाल आटे की व्यवस्था कैसे होती है, ये खुद ही बताएंगे। नई जो सरकार बनी है भजनलाल जी की, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो पिछली सरकार ने 34 रियायती थी उसको बढ़ा के इन्होंने 56 रियायती बढ़ा दी, 16/6/22 रियायती उन्होंने बढ़ाई है। तो आम पब्लिक को सुविधा देने के लिए ना तो हमारे पास संसाधन है, तो अगर हमारे संसाधन बढ़ेंगे तो निगम की आय भी बढ़ेगी और हमारे को सैलरी भी टाइम पे मिलेगी। कुछ दिन इंतजार में कट गए, कुछ आरजू में न कट जाएं, इसीलिए सबकी नई नवेली भजनलाल की सरकार से एक ही फरियाद है, साहब कुछ कीजिए, सैलरी दीजिए और पेंशनरों की पेंशन चुकता कीजिए। ये सरकार से मांग करता है कि हमें या तो ट्रेजरी से सैलरी दिलवाए या हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलवाए। हमारी स्थिति बहुत खराब है, टाइम पर किस्त भर नहीं सके और हमारी वो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। रोडवेज के चक्कर में काम करते हैं 24 घंटे, नहीं वेतन मिल रहा है, नहीं कर्मचारी मिल रहे हैं। किससे बड़े हैं सीएम साहब, सुनिए, समझिए और मजबूरी का पैमाना मापिए, फिर कहिए क्या इन्हें हक हलाल की कमाई नहीं मिलनी चाहिए। ये प्रमोद हैं, 70 बरस की उम्र है, बोलते हैं तो जुबान लड़खड़ाती है। बहुत ही अभी स्थिति काफ़ी खराब है रोडवेज की, हो सके तो इसको एक बार सुधार में लाके टाइम सर वेतन मिले और पेंशन मिले, यही मेरी इच्छा। 40 बरस रोडवेज की नौकरी की, रिटायर क्या हुए, ना पेंशन मिल रही है और ना ही मिलने की उम्मीद दिख रही है। पेंशन नहीं मिल रही है, अब उधर क्या करें सर, 60 साल के बाद भी कोशिश यही करते हैं कहीं नौकरी लग जाए और 10,000 12,000 मिले, वो काम में लगे और घर खर्च निकाल सकूं। एक जैसी हकीकत, एक जैसा ही दर्द, किरदार बदलती गई तो जगह। हम पड़ताल करते हुए राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर डिपो के वर्कशॉप में बस के नट बोल्ट टाइट करते ये सवाई सिंह हैं, मंजे हुए मैकेनिक हैं। बस का पहिया ढीला है, ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम। बिगड़ा टायर तो बना दिया, इनकी बिगड़ी कब बनेगी, अब पूछने का हक तो रखते ही है ना।
सुबह से लगा कि शाम तक यहाँ पे काम करते हैं, फिर भी तनख्वाह का कोई पता नहीं पिछले 2 महीने से। और बच्चों की स्कूल वगैरह फीसें वगैरह भरने के, घर खर्च चलाने में बहुत समस्या आती है। ये तनख्वाह टाइम टू टाइम 1 तारीख को दूसरे डिपार्टमेंट में दी जाती है, जैसे हमारे को भी दी जाए। कमोवेश राजस्थान रोडवेज के हर कर्मचारी की यही व्यथा है, यही कथा है। किसी को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कोई पेंशन के लिए भटक रहा है और किसी के बीवी बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। पाई पाई को मोहताज हैं, फिर भी जज्बा देखिए। खामोशी से काम पर आते हैं, 24 घंटे अपना फर्ज निभाते हैं, स्टीयरिंग थामते हैं, बिना वेतन बस चलाते हैं, मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। लाचारी झलकी एबीपी न्यूज की टीम सामने दिखी। बस चलाते चलाते ड्राइवर ने पूछा, साहब सैलरी कब आएगी? सैलरी को 3 महीने हो गए हैं, कब आने की उम्मीद है, पूछ रहा हूँ आपसे। मामले का संज्ञान लीजिए सीएम साहब, ये आपके ही सूबे के कर्मचारी हैं। ये हैं तो सूबे की शान है, ये हैं तो राजस्थान का सफर सुहाना है। ये चक्का जाम नहीं करना चाहते, समस्या का समाधान चाहते हैं। तो निदान अब आप ही कीजिए और रोडवेज कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी पेंशन दीजिए, क्योंकि ये खैरात नहीं, बस अपना हक मांग रहे हैं। अच्छा, दिक्कत है कहां? क्यों मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिल रही? क्या राजस्थान रोडवेज घाटे में है या फिर गलत नीतियों की मार झेल रही है? पेच कहां है, अब ये बताता हूं मैं आपको। राजस्थान रोडवेज में करीब 13,800 कर्मचारी हैं। इनमें से 5,577 ड्राइवर हैं, 5,800 कंडक्टर हैं, करीब 3,000 अन्य कर्मचारी हैं, जैसे हेल्पर, मैकेनिक वगैरह होते हैं साथ में। 8,000 कर्मचारियों के पद अब भी खाली पड़े हुए हैं वहां पर। 10,000 के करीब पेंशनर हैं जो अपनी नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं, पेंशन लेते हैं। रिटायर्ड और मौजूदा कर्मियों की संख्या 30,000 के करीब है। लेकिन कुछ गलत नीतियां कैसे रोडवेज पर भारी पड़ी। राजस्थान रोडवेज में करीब 3,700 बसें हैं जो 52 डिपोओं से ऑपरेट होती हैं। 1,000 बसें करीब खटारा है। राजस्थान रोडवेज करीब 3,500 करोड़ के घाटे में चल रही है। रोडवेज का रोजाना का खर्चा 7 करोड़ है और आमदनी कितनी है? 4.5 करोड़ रुपए। देख लीजिए कितना फर्क है, 3.5-4 करोड़ रुपए का फर्क है। रोडवेज को रोजाना 3 करोड़ का घाटा मोटा मोटी तौर पर होता ही है। एक और बात, 50 कैटेगरी ऐसी हैं कम से कम जिनको रोडवेज में मुफ्त या रियायती सफर का लाभ मिलता है। महिलाओं को किराए में 50% तक की छूट है और नेताओं के लिए तो सफर एकदम फ्री रहता है, उनका तो हक है फ्री में यात्रा करना। अब ये घाटा कैसे पूरा होगा? वेतन और पेंशन मिलेगी कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। 10 साल करीब होने को आ गए हैं कि अभी तक भी सैलरी पेंशन लोगों को टाइम पर मिलती नहीं है। 1.5 से 2 महीने होती है और हर महीने करीब 50 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। डीजल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ऑयल की कीमत बढ़ गई, कर्मचारियों के वेतन भत्तों के बढ़ने से कीमतें बढ़ती चली जा रही है, बसों की कीमत बढ़ती चली जा रही है और दूसरे बिजली के इनके सारी खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस तुलना के अंदर जितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए वो सब्सिडी हमको मिल नहीं रही है। अब तक 1 वर्ष का सेवानिवृत्त कर्मचारियों का परिलाभ के भुगतान बकाया है। कई डिपो में 2-2 माह की वेतन एवं पेंशन बकाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के पश्चात वह 16 सूत्रीय सुझाव पत्र जो 100 दिन की कार्य योजना सरकार की उसमें शामिल करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री डॉक्टर प्रेमचंद जी भैरवा जी को हमने सौंपा है। आज वर्तमान में जो रोडवेज की स्थिति है बहुत दयनीय है। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, हालत यही है राजस्थान रोडवेज की। लेकिन इन हालात के लिए मुफ्त में बंट रही सेवाएं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहती हैं। और ऐसा किसी एक राज्य में नहीं है। जहां जहां सरकारें वोटर को खुश करने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं, वहां वहां किसी न किसी पर असर तो पड़ता है। फैसले सियासी होते हैं, तो इसमें कर्मचारियों का क्या कसूर है? वो तो टाइम पर ड्यूटी करते हैं, वो काम में अपने 14-14 घंटे लगाते हैं। फिर क्यों उन्हें 2-2, 3-3 महीने के लिए तनख्वाह का इंतजार करना पड़े? बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है सरकार की है। सवाल भी उठने लाजमी है। सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे सभी कर्मचारियों को वक्त पर तनख्वाह और पेंशन मिले। वैसे भी ये करने के लिए सरकार के पास पैसा भी है और पावर भी।
अब सियासत की बात। मकर संक्रांति का त्योहार बीत गया, आधी जनवरी निकल चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की रस्म शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी ने गठबंधन को मजबूत करने की पहल की, लेकिन सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। नतीजा यह हुआ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खटास फिर सामने आ गई। चंडीगढ़ में मेयर के लिए दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया, तो बगल में पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोहाली में प्रदर्शन किया। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਫਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा। लड्डू बांटिए, तालियां बजाइए, कमी रह जाए तो ढोल नगाड़े भी ले आइए। नेता नगरी में आखिर काम ही ऐसा हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में तो इंतजार है, लोकसभा चुनाव में भी थोड़ी देरी है, लेकिन इंडिया अलायंस के सियासतदानों को लगने लगा अब तो मामला सेट है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बीजेपी को अब देख लेंगे। इस चुनाव के उपरांत स्कोर कार्ड होगा इंडिया 1 भाजपा 0। इंडिया गठबंधन का ये जीत रूपी रथ चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगा। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। गजब का कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी के नेताओं में, होना भी चाहिए। कहीं इसके पीछे वजह सुंदरकांड तो नहीं। हनुमान भक्त केजरीवाल दिल्ली में पाठ करा रहे हैं, लेकिन चुनाव कौन सा है, किस टेस्ट की बात हो रही थी। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर चलिए। चंडीगढ़ में 18 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव होना है। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने कुलदीप टीटा को उतारा है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे गुरप्रीत गाबी और निर्मला देवी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की जो तानाशाही वाली राजनीति है, उसके खिलाफ पूरा देश जो है, जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं लोग, वो एकजुट हो रहे हैं। और मुझे लगता है एक बड़ी सार्थक दिशा में चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत होने जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव में जीत के लिए इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इसकी वजह है, दरअसल इस वक्त चंडीगढ़ नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। मेयर अनूप गुप्ता है। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीट हैं, बीजेपी के पास 14 हैं, आपके पास 13, कांग्रेस के पास 7 काउंसलर यानी पार्षद हैं, अकाली दल का भी 1 पार्षद है। आम आदमी पार्टी का 1 काउंसलर 2 दिन पहले पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुका है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकसभा एमपी का 1 वोट भी मायने रखता है और ये वोट किरण खेर के पास बतौर बीजेपी एमपी है। लेकिन सारा गुणा गणित करने के बाद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस बीजेपी पर भारी है। 20-15 की स्कोर लाइन की संभावना जताई जा रही है, इसीलिए इंडिया अलायंस के नेता जीत मानकर चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ, सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ। लेकिन थोड़ा आगे चलें तो इस गठबंधन की पहली गांठ दिखाई दी, गरारी फंस गई। जिस चंडीगढ़ नगर निगम को लेकर कांग्रेस आपका गठजोड़ हुआ, वहां से 2 किलोमीटर दूर है पंजाब का कांग्रेस भवन। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने प्लानिंग की और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने मोहाली में उतर गए। मुद्दा क्या बनाया? मान सरकार का बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर। ये लोकसभा के लिए तो इकट्ठा होना पड़ेगा, अगर विधानसभा की जो इलेक्शन आएगी उससे अलग अलग हो जाए। कोई ऐसी हदायत नहीं है कि पंजाब में आपका और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है, इसलिए हम 13 की 13 सीटों पर लड़ रहे हैं अभी तक। मैनूं तो ये लगता भी गठबंधन ना तो सेंटर में होना चाहिए ना इत्थे होना चाहिए। धरने पर वड़िंग के साथ
पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव, सांसद मनीष तिवारी और पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा मौजूद थे। धरना मोहाली में हुआ। मैसेज दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को था, वो भी लाउड एंड एकदम क्लियर। समझता हूं कि इंडिया ब्लॉक में, अलायंस में आम आदमी है। पंजाब में होगा कि नहीं, मुझे तो खदशा है, बाकी आप उनसे पूछ। ये समय आने पर बताया जाएगा कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। मेरे को लगता है लोगों की भावनाएं जानी जाएंगी, लोगों से पूछा जाएगा और कांग्रेस के जो वर्कर चाहेंगे, जो पंजाब के लोग चाहेंगे, वैसे ही होगा। राघव चड्ढा ने तो आज कहा है कि ये इंडिया गठबंधन की जीत की शुरुआत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से मुंबई तक। चलो वहाँ क्या शुरुआत है और यहाँ क्या है, हर जगह का अलग अलग असर है। चंडीगढ़ के लोगों की क्या भावनाएं और पंजाब के लोगों की भावनाएं, ये अलग अलग है। सियासत में भावनाओं का कितना स्थान है, दिल्ली में खड़गे इन भावनाओं का कितना सम्मान करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस आप बनाम बीजेपी की जो स्कोर लाइन 1-0 वाली दिख रही थी, पंजाब में मैच शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि टीम ही तैयार नहीं। तो ऐसे में क्या पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अलायंस होगा, कहना बहुत मुश्किल है। देखे दोनों के अलग अलग सुर। पंजाब में नेता क्या कह रहे हैं, दिल्ली में क्या कह रहे हैं। वैसे गठबंधन और उसके बाहर मुश्किलें तो और भी हैं। नीतीश कुमार पर आरजेडी के बयान तेज हो गए हैं। नेता कह रहे हैं लालू की कृपा से ही नीतीश सीएम बने हैं, अब उन्हें पीएम बनाना चाहिए और तेजस्वी को सीएम बना देना चाहिए। जेडीयू के नेता कांग्रेस को कोस रहे हैं, कहते हैं कांग्रेस के नेता बिजी हैं, इसीलिए सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। उद्धव ठाकरे ने स्पीकर राहुल नरवेकर के फैसले के खिलाफ जनता की अदालत लगाई, खूब खरी खोटी सुनाई उनको। अखिलेश ने गिरगिट वाले बयान पर मायावती को जवाब दिया, कहा हम तो उन्हीं को पीएम बनाने का सपना देख रहे थे। उधर ममता बनर्जी ने तय किया है कि वो 22 जनवरी को, यानी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, उसी दिन वो कोलकाता में सर्वधर्म यात्रा करेंगी। सवाल है राहुल का रामलला के कार्यक्रम पर क्या कहना है? क्या धर्म के नाम पर चुनाव की बिसात बिछ गई है? सीट शेयरिंग जब होगी तब होगी। चुनाव में कौन किसके सामने होगा ये भी तय होता रहेगा, लेकिन नेताओं के बीच बयानों का धर्मयुद्ध शुरू हो चुका है। धर्म के नाम पर राहुल की शक्ति और मोदी की भक्ति का पहला अध्याय आज दिखाई दिया। जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण में मंदिर मंदिर जा रहे थे, राम नाम जप रहे थे, तब राहुल न्याय यात्रा के जरिए उत्तर पूर्व की सियासी तस्वीर तैयार कर रहे थे। पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। एक कंप्लीटली पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी फंक्शन, आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। अयोध्या पर कांग्रेस की लाइन एकदम क्लियर है, नेता जाना चाहें जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं, लेकिन टॉप लीडरशिप इसे सियासी इवेंट बताकर समारोह का बॉयकॉट करेगी। मगर कांग्रेस के दांव पर बीजेपी क्या करेगी? जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। राहुल गांधी को महात्मा गांधी की याद दिला दी, धर्म पर, राम पर। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे
उचित सम्मान मिलता था। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं। जो इसको मानते नहीं हैं, उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, राम नाम पर बयानों की बौछार लगातार जारी है। 22 जनवरी से पहले और बढ़ेगी। अयोध्या कांड पर यूपी की सियासत में उबाल है। योगी और अखिलेश वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है। जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। दुनिया के अंदर किसी एक पावन स्थल के लिए इतने लोगों ने अपनी शहादत दी हो, इतने बड़े संकल्प हुए हों, अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलता है। जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। नेता हो या जनता, इस वक्त पब्लिक का इंटरेस्ट अयोध्या में है। इसीलिए सरयू में आस्था की डुबकी हो या फिर निमंत्रण पर सियासत की चुटकी, न्याय यात्रा हो या फिर अनुष्ठान का प्रण, असली राम भक्त कौन है और चुनावी कौन, फैसला जनता को करना है। क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, सबको पहचानती है। अलायंस की खींचतान हो या फिर अयोध्या का मुद्दा, नेताओं के बीच अभी जुबानी जंग हो रही है। लेकिन मेयर पद के लिए चंडीगढ़ में जो अलायंस हुआ, उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नौबत हाथापाई की आ गई। कांग्रेस ने अलायंस से पहले जिन्हें अपना मेयर पद का उम्मीदवार बनाया था, कहा जा रहा है विवाद उन्हीं की वजह से हुआ। बाद में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सपोर्टर्स तीनों आपस में भिड़ गए। हालात ये बन गए कि चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भवन में पंजाब पुलिस भी आमने सामने आ गई। अब सोचिए, जब एक मेयर चुनाव में गठबंधन को लेकर ये हाल है, तो फिर बड़े राज्यों में सीट शेयरिंग कैसे हो पाएगी? फॉर्मूला क्या निकलेगा? अयोध्या विकसित हो रही है। अयोध्या में खूब सारी तरक्की हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या में प्रॉपर्टी के दाम से लेकर तमाम चीजों के दामों में भारी उछाल आया है। आखिरकार जाहिर सी बात है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वहां पर बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन जैसे भी अयोध्या में जमीन खरीद रहे हैं। पता है आपको, 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्लॉट लिया है अमिताभ बच्चन ने वहां पर। कहा जा रहा है बच्चन साहब इस प्लॉट पर आलीशान बंगला बनाएंगे। कहां है महानायक का ये नया प्लॉट? बिग बी की डील तो हो गई है। क्या बॉलीवुड के दूसरे सितारे भी आध्यात्मिक राजधानी में जमीन खरीदने का मन बनाने लगे हैं क्या? अयोध्या में राम मंदिर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है तेहरा माजा गांव। अचानक ये गांव चर्चा में आ गया। गांव छोटा है, आबादी भी कुछ ही हजार है, लेकिन गांव के लोगों के चेहरे खिल उठे। तेहरा माजा गांव के श्यामलाल से मिली। जैसे ही पता चला, पब्लिक इंटरेस्ट की टीम गांव में आई है, साइकिल उठाई और पहुंच गए अपने खेत पर। क्योंकि आज चर्चा श्यामलाल की नहीं, उनकी इसी जमीन की है। किसान श्यामलाल ने कभी सोचा नहीं था उनका नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ेगा। अमिताभ बच्चन उनकी जमीन खरीदेंगे। 8,000 स्क्वायर फुट जमीन दे दिया है, 24 लाख में कीमत मिली रही है। बेचना 3 महीना होगा बेचे। श्यामलाल ने अपनी जमीन बेच दी, पैसा भी मिल गया। अब खुश हैं क्योंकि उनके पड़ोसी अमिताभ बच्चन जो बनने जा रहे हैं। वैसे हम नाराज ना, हम तो हाँ वैसे खुश हैं, वैसे कोनो बात नहीं है। दरअसल अयोध्या के तेहरा माजा गांव में मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी HOABL यानी द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने 10 सरयू प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो भी 7 स्टार।
कंपनी का दावा है अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इस प्रोजेक्ट में 14 करोड़ 50 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा है। 2 एग्रीमेंट टू सेल पेश किया गया है रजिस्ट्री करने के लिए। उसको एग्रीमेंट टू सेल में जो सेकेंड पार्टी हैं और श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके पावर ऑफ अटॉर्नी है यहाँ पर अटॉर्नी राजेश ऋषिकेश यादव जी ने। इसमें 10,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी ली गई है। ये रेजिडेंशियल प्लॉट है और इसमें हमें स्टैम्प ड्यूटी आई है 22 लाख रुपीस के आसपास। श्री बच्चन का यहाँ के प्रथम नागरिक की तरह बसना इस शहर के अद्भुत भविष्य का प्रतीक है। बच्चन साहब मुंबई की भीड़ से दूर ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल में बसना चाहते हैं, इसीलिए करीब 10,000 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए प्लॉट लिया। त्योरा माजा गांव में साइट पर काम भी शुरू हो गया है। बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन का बड़ा सा फोटो भी लगा है। कितने दिन से आप लोग काम कर रहे हैं? ये हमें हो गया 1 हफ्ता। ये बैनर का काम है, बैनर का फ्लैक्स। गांव के लोग उत्साहित हैं क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो आसपास की जमीनों के दाम भी बढ़ने लाजमी है। श्यामलाल जैसे किसान साइकिल से नहीं 4 पहिया से गांव की सड़कों पर फर्राटा भरने के सपने देखने लगे हैं। ये जो बैनर है ये कहाँ तक लगा है? कितनी दूर में जमीन है जहाँ लगा? ये मेम जो है, जो ये बाउंड्री है इधर फ्रंट की जो है, ये वहाँ तक ही लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी बीच में जो है किसानों ने जो है रोक दिया है क्योंकि उनकी फसल खड़ी हुई जो है 5,000 स्क्वायर फुट के आसपास जो हम लगा चुके हैं। कंपनी का दावा है कि द सरयू एनक्लेव पहुंचने में लोगों को राम मंदिर से 10 मिनट, श्री राम एयरपोर्ट से 20 मिनट और सरयू नदी से महज 2 मिनट लगेंगे। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद से अयोध्या में जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। जहां पहले 1,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट था, वहां 4 से 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक रेट बढ़ गया है। कंपनी ने भी सरयू किनारे बन रही लग्जरी टाउनशिप के रेट जारी कर दिए। 1,250 स्क्वायर फीट का प्लॉट 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, तो वहीं 1,750 स्क्वायर फीट के प्लॉट की कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए रखी गई है। द सरयू एनक्लेव को 51 एकड़ में डेवलप किया जाएगा। देखिए ये सड़क है, सड़क का भी नवीनीकरण हो रहा है। यहाँ 7 स्टार होटल भी बनने जा रहा है और ये भी ऐलान किया गया कि उस होटल में नॉनवेज नहीं परोसा जाएगा। फिलहाल खाली जमीन है, लेकिन अगले कुछ महीनों में देखेंगे कि किस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स इसके आसपास में बन रहे हैं और अयोध्या में विकास के नए आयाम की तस्वीरें भी यहाँ आपको नजर आएंगी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही द सरयू एनक्लेव को लॉन्च किया जाएगा। 7 स्टार एनक्लेव बनने से अयोध्या के विकास में 4 चांद लगेंगे, लेकिन सवाल है क्या बिग बी की देखा देखी माया नगरी के बाकी सेलिब्रिटीज भी रामनगरी का रुख करेंगे? बात कर लेते हैं रामलला के नाम पर ठगने वाले साइबर ठगों की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में साइबर लुटेरे भी एक्टिव हो गए हैं। राम नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। वीआईपी निमंत्रण और ऑनलाइन प्रसाद का लिंक भेजकर ठग लिया जा रहा है। मुंबई के कलीना में हनुमान मंदिर के पुजारी राम सेवक तिवारी ऐसी ही ठगी का शिकार होते होते बच गए। साइबर ठगों ने पुजारी के मोबाइल नंबर पर फर्जी वीआईपी निमंत्रण भेजा, पेमेंट करने के लिए भी कहा। राम सेवक तिवारी ने थोड़ा सूझबूझ दिखाते हुए मोबाइल पर आया अपना मैसेज अपनी बेटी से साझा कर लिया, उनको दिखा दिया। तब फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ प्रसाद के माध्यम से, इनके माध्यम से जनता को आकर्षित करके कुछ विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रोडक्ट भी बेचना चाहते हैं। वेबसाइट और थी पहले की जिनकी हम ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके दिल्ली पुलिस को, अपने दिल्ली पुलिस को भी और डीजीपी उत्तर प्रदेश को भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी और होम मिनिस्ट्री को भी। और शीघ्र ही अगर मान लो उन्होंने नहीं उठाया तो डेफिनेटली हमें कुछ लीगल कार्रवाई के लिए व्यवस्था होना पड़ेगा। यदि किसी ने इसके झांसे में आके किसी ने पैसा भेजा भी है, MHA न्यू दिल्ली ने पूरे इंडिया में 1930 की हेल्पलाइन खोल के रखी है। कॉल कर सकते हो, आपका कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। जैसे आप कंप्लेन लॉन्च करेंगे आपका पैसा जो है सेव हो जाएगा। हो सकता है ऑनलाइन निमंत्रण के नाम पर इन ठगों में से किसी ने आपको भी कभी अप्रोच किया हो या अप्रोच करने की प्लानिंग कर रहे हो। आपको इनसे सावधान रहना है। बिल्कुल अपनी राम भक्ति के चक्कर में इनका शिकार मत हो जाना। बारी आपके कमेंट्स की है। हमारी कल की खबरों पर आपने क्या कुछ लिखकर भेजा है, दिखा देते हैं। शाहिद क्या लिखते हैं, इट टुक अस
It took to us 3 hours after landing to reach Aerobridge at the Delhi airport yesterday. Why only one runway is operating and 3 are not? Flight getting delayed 3 to 8 hours from the departure origin. No sympathy from the airlines. People are accompanied pregnant and sick people. Anger matters. आज भी हमने शाहिद जी यही दिखाई है, शायद ये दिक्कत दूर हो जाए जो एयरपोर्ट्स पर प्रॉब्लम है। विजय क्या लिखते हैं? जोगिंदर जी, आपके संज्ञान में लाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जन भावनाओं से जुड़े कार्यों का सरकारी फाइलें कैसे बंद कर दी जाती हैं, सिर्फ ऑफिस में ही जेई अपने आप निपटा देते हैं। ये कार्य नगर निगम बरेली से संबंधित है। मेरी अपील है बरेली के अफसरों से विजय जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, काफ़ी परेशान हैं। और मुझे लगता है अब घड़ी की सुई कह रही है कि बजने वाले हैं 10, मेरे जाने का टाइम हो गया, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। सीधे अयोध्या से आपको देखना है कि राम लहर की कितनी अच्छी कवरेज हो रही है अयोध्या में। तो हमारे 10 रिपोर्टर रात 10 बजे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि।